2025 का सैलाब, वार्निंग या हादसा। पाकिस्तान एक बार फिर पानी में डूबा है, लेकिन सवाल ये है क्या हमने कभी सबक सीखा है? असल खराबी है कहाँ? दोस्तों, ये कोई नया वाकया नहीं। 2010, 2014, 2022 और अब 2025 हर बार तबाही बढ़ती रही, लेकिन हिकमत अमली सिर्फ वक्ती इक़दामात तक महदूद रही। डैम आज भी अधूरे हैं, नकासी आब का निज़ाम नाकारा है, दरियाओं के किनारे कमज़ोर हैं, क्लाइमेट पॉलिसी सिर्फ फाइलों में है। एक मुकामी मुबस्सिर कहते हैं ये सैलाब कुदरत का वार कम और इंसानी कोताही ज़्यादा है। दोस्तों, दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात पर खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन हमारे पास ना वसाइल हैं ना अमली इक़दामात। दोस्तों, वो ख़तरनाक तूफ़ान जिसकी पेशगोई पहले ही जारी की गई थी, अब पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। सबसे ख़तरनाक सूरत हाल कश्मीर के रास्ते से सामने आ रही है, जहां से आने वाला रेला नाकाबिले यकीन तबाही का पैगाम ला रहा है। पंजाब का बेशतर हिस्सा डूब चुका है। सिर्फ सियालकोट में 24 घंटों के दौरान 275 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और शहर मुकम्मल तौर पर पानी में घिरा हुआ है। मुख्तलिफ शहरों में भी यही कैफियत है और कश्मीर से आने वाले रेले पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। हज़ारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। यह लम्हा शायद हमारी तारीख का सबसे ख़तरनाक मोड़ साबित हो। भारत की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बावजूद हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। दोस्तों, माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये बारिशें और सैलाब सिर्फ आगाज़ हैं। अगले साल शदीद और मोहलिक मौसम मुतवक्के है। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है और निकासी आब का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो गया है। नतीजा ये है कि अब पानी शहरों में दाखिल हो रहा है। दोस्तों, ये मामला महज बारिशों तक महदूद नहीं रहा। ज़मीन बंजर हो रही है, जिसकी वजह से काश्तकारी भी मुतासर होगी और आने वाले सीज़न में हीट वेव सूरत हाल मज़ीद बदतर कर देगी। फल और सब्जियां जायका खो रहे हैं और सेहत पर मुज़र असरात बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आलमी मदद ली जाए तो स्विट्ज़रलैंड ऐसा मुल्क है जहां ये ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान के पास ना वसाइल हैं ना टेक्नोलॉजी। अब यह फैसला हमें करना है कि हम कब और कैसे दुनिया के साइंसदानों और माहिरीन से मदद मांगें। पानी किसी को नहीं छोड़ रहा। महल हों या सोसाइटीज़ या कच्चे घर, सब कुछ बह रहा है। अगर देखा जाए तो आने वाले चैलेंजेस हमारे लिए ये होंगे कि ग्लेशियर्स आइंदा बरसों में 100 गुना तेज़ी से पिघल सकते हैं, बारिशों के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, सियाहत, मुआइशत और ज़राअत सब मुतासर हो रहे हैं, शहरों में पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ये लम्हा फैसला कुन है। अगर अब भी हमने माहौलियाती इक़दामात शुरू ना किए तो मुस्तकबिल महफूज नहीं लग रहा। सर्दियों में लाहौर और दीगर शहरों में स्मॉग जानलेवा साबित हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक लाहौर के रिहायशी औसतन 12 साल कम जीते हैं। आलूदगी से बीमारियां बढ़ रही हैं और जब ये ख़तरा ख़त्म होता है तो नया चैलेंज सैलाब सामने आ जाता है। दोस्तों, अगर तबाही की बात करें तो इस सैलाब में 800 से ज़्यादा जानें ज़ाया हुईं, 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, तकरीबन 4700 घर तबाह हो गए हैं, 266 स्कूल मुतासर हुए और 661 किलोमीटर सड़कें और 234 पुल मुनहदम हो चुके हैं। 5400 से ज़ायद मवेशी ख़त्म हो गए हैं। कराची में 163 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो 1979 के बाद सबसे ज़्यादा बारिश इस बार हुई है। दोस्तों, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, जहां पर टोटल हलाकतें 465 हुई, जहां बुनीर में 237 अफराद जान से गए, 700 मकानात तबाह हो गए, पंजाब में 123 हलाकतें हुईं, सिंध में कम अज़ कम 10 अमवात और शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। पाकिस्तान तेज़ी से रिहाइश के लिए मुश्किल खित्ता बनता जा रहा है। भारत के पास दरियाओं पर बड़े बड़े डैम और हेडवर्क्स मौजूद हैं। जब मानसून की बारिशों में डैम भर जाते हैं तो भारत अक्सर बग़ैर इत्तला के अचानक पानी छोड़ देता है। नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान के दरियाओं में तूग़यानी आ जाती है और लाखों लोग मुतासर होते हैं। 1960 के सिंध तास मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान को 3 मगरबी दरिया मिले, लेकिन पाकिस्तान बार बार ये इल्ज़ाम लगाता है कि भारत मुआहिदे की रूह के ख़िलाफ़ पानी रोकने
اور پھر اچانک چھوڑنے کی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ بھارت کی اس رویے سے قدرتی بارشوں کا نقصان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اصل میں سیلاب کی جڑ موسمیاتی تبدیلی اور غیر منصوبہ بندی ہے، مگر بھارت کے ڈیموں سے پانی چھوڑنا پاکستان میں تباہی کو اور بھی شدید بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، فوری اور سنجیدہ اقدامات ناگزیر ہیں۔ عالمی طاقتوں کو اپنے وعدے پورے کرنا ہوں گے اور ہمیں اپنی ترجیحات از سر نو طے کرنا ہوں گی۔ یہ آفت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ہم ہمیشہ صرف ریلیف فنڈ کے انتظار میں رہیں گے یا پھر تباہی کے بعد سنبھلنے کی بجائے پہلے سے تیار ہوں گے؟ اب وقت ہے کہ حکومت، ادارے اور عوام مل کر ایک قومی ماحولیاتی ایکشن پلان بنائیں، جس میں مؤثر ڈیزاسٹر مینجمنٹ، مضبوط ڈیم اور جدید نکاسی کا نظام، ماحول دوست منصوبے اور شفاف ہنگامی فنڈنگ شامل ہو۔ اگر ہم نے اس بار بھی نظر انداز کیا تو آنے والے سیلاب صرف بستیاں نہیں، پوری معیشت اور نسل نو کو ڈبو دیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جو بار بار ڈوبتی رہی مگر کبھی کشتی تیار نہ کر سکی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ الشورى آیت نمبر 30، جس کا ترجمہ ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، اس آیت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ سیلاب محض ایک فطری حادثہ نہیں، بلکہ کبھی یہ ہمارے گناہوں کی سزا اور تنبیہ ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی اور حق کا انکار کیا تو ایک عظیم طوفان آیا اور پوری قوم پانی میں ڈوب گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے پانی کو رحمت بھی بنا سکتا ہے اور عذاب بھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر آفت لازماً عذاب نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی سیلاب بعض اوقات ہماری صبر آزمانے کی کسوٹی ہوتا ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں ان حالات میں 3 باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ توبہ و استغفار، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مدد و تعاون، جو لوگ متاثر ہوں ان کی دل کھول کر مدد کریں، یہی امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ قدرت کی نشانیوں پر غور، سیلاب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں اور اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ آخر میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سیلاب ہو یا کوئی اور آفت، یہ ہمیں جھنجھوڑنے آتی ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لیں۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اپنی رائے دیں، حکومت کو جھنجھوڑیں اور دنیا سے تعاون مانگیں۔ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگاہی پھیلائیں۔